नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या दिल्ली पुलिस उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में उन लोगों को फंसा रही है या डरा रही है जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? 12 सितंबर को खबर आती है कि पूछताछ के दौरान सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, जेएनयू की प्रोफेसर जयति घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और योगेंद्र यादव के भी नाम आए हैं। इन सभी को पूरक चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया गया है, मगर नाम है। इन मामलों में सफूरा जरगर, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा जैसे कई आरोपियों ने महीनों जेल की सजा काटी है या काट रही हैं। गुलफिशा, देवांगना और नताशा अभी भी जेल में हैं। इनके बयानों में कई लोगों के नाम आए हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार रात उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया। यूएपीए के तहत आरोप है कि उमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान लोगों को सड़कों पर उतरने को कहा और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास किया। उमर खालिद पर देशद्रोह से लेकर भारतीय दंड संहिता की 18 धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप भी शामिल हैं। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद को दिल्ली दंगों की कई घटनाओं का साजिशकर्ता बताया गया है। उमर को पहले भी कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। उमर के पिता SQR इलियास ने गिरफ्तारी की सूचना देते हुए ट्वीट किया है कि मेरा बेटा उमर खालिद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। हैशटैग लगाया है कि स्टैंड विद उमर खालिद। पिता अपने बेटे के साथ हैं। यह बाप 4 साल से बेटे का साथ दे रहा है। दूसरा बाप होता तो कॉलेज से नाम कटवाकर शहर ही छोड़ देता। उमर खालिद तो 2016 से ही गिरफ्तारी की आशंका में रहते हैं। गिरफ्तार होने से पहले न्यूज लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद मीडिया में तरह तरह के किस्से चलने शुरू हो जाएंगे। एक नौजवान लड़का 2016 से जेएनयू विवाद के कारण पुलिस और जनता की नजर में है। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए दिल्ली में हिंसा की प्लानिंग कर रहा था। उस वक्त किसी को खबर नहीं हुई। इस प्लानिंग की जानकारी ना पुलिस को होती है, ना खुफिया विभाग को होती है, वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा होने वाला है। दंगों के कई महीनों बाद भी आधार यही है कि भाषण दिया है और किसी ने नाम लिया है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली पुलिस के पास इससे कुछ अधिक ठोस सबूत होंगे? उमर खालिद के जिस भाषण को आधार बनाया गया है, वो भाषण 17 फरवरी को महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया था। उमर खालिद का कहना था कि भाषण का आखिरी 40 सेकंड का हिस्सा काटकर गलत तरीके से पेश किया गया। उनके अनुसार भाषण के जिस हिस्से से काट छांट कर पेश किया गया, वो अगर पूरा सुना जाए तो कुछ और मतलब निकलता है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं, कभी मायूस मत होइएगा। इस भाषण में उमर खालिद तो यही कह रहे हैं कि सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है, तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। सड़क पर उतरने की बात कब से देशद्रोह हो गई? इसके पहले भी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन पर प्रदर्शन होते रहे हैं, दुनिया भर में होते हैं। इस लिहाज से हुंकार रैली, चेतावनी रैली, जनाक्रोश रैली, हल्ला बोल रैली, चक्का जाम प्रदर्शन भी कभी देशद्रोह के दायरे में ना आ जाए और न जाने कितने किसानों और छात्रों पर यूएपीए लगा दिया जाए। क्या पुलिस के पास यही ठोस आधार है या कुछ और भी सबूत है? उमर का कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है, ऐसा काम किया ही नहीं है, ना बोला है। अगर भाषण ही आधार है तो फिर इन तीनों भाषणों को आप कैसे देखना चाहेंगे? दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके
पे आना पड़ेगा, ठीक है। आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। इन भाषणों के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि इनसे क्यों नहीं पूछताछ हुई या जांच का विषय समझा गया कि इनका संबंध हिंसा से भी हो सकता है। उमर खालिद कह रहे हैं कि ट्रंप आ रहे हैं, हम सड़कों पर निकल आएंगे। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि वो जांच में भेदभाव नहीं कर रही है, उसका काम जांच करना है और संज्ञान लेना कोर्ट का। दिल्ली पुलिस के अनुसार अभी तक दिल्ली दंगों के मामले में 250 चार्जशीट दायर हो चुकी है। 1575 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 571 आरोपी हिंदू हैं और 582 आरोपी मुस्लिम हैं। दिल्ली दंगों की हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे। 108 पुलिसकर्मी घायल हुए और 2 जवानों की मौत हुई। जब हिंसा हो रही थी तब खुफिया नेटवर्क भी सक्रिय रहा होगा। आखिर उस दौरान खुफिया और पुलिस नेटवर्क क्या कर रहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आने वाले थे। पुलिस की नाकामी पर बात तो तभी होने लगी थी। इसीलिए तो बीच में पुलिस के आयुक्त को हटाना पड़ा और नए दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त को लाया गया, जो अभी भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पूर्वी दिल्ली गए थे। क्या उन्हें भी पता नहीं था कि सीताराम येचुरी, जयती घोष, राहुल रॉय, अपूर्वानंद, योगेंद्र यादव साजिश कर सकते हैं या कर रहे हैं, जिनके नाम अब दिल्ली पुलिस ने FIR 50/20 की पूरक चार्जशीट में लिखे हैं? गुलफिशा, नताशा और देवांगना जेल में हैं। उनके बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस के पास इन बयानों, भाषणों के अलावा भी कुछ ठोस है, जिससे वो इतनी बड़ी हिंसा के साजिशकर्ता के रूप में प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रों का नाम चार्जशीट में डाल रही है, पूछताछ कर रही है, गिरफ्तार कर रही है? ये वो लोग हैं जो अरसे से सार्वजनिक जीवन में भाग लेते रहे हैं, अनेक बार बोल चुके हैं, कभी भी हिंसा की बात नहीं की। ना योगेंद्र ने, ना अपूर्वानंद ने, ना उमर खालिद ने। उमर खालिद ने इतनी जगहों पर भाषण दिए हैं, अगर एक चुटकी हिंसा की बात की होती तो अब तक कई बार गिरफ्तार हो चुके होते। उमर पर आरोप है कि उन्होंने 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में सीक्रेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां ट्रंप के आगमन पर मोदी सरकार को शर्मिंदा करने की साजिश बनी। इस पर सवाल उठ रहा है कि ट्रंप के आने की खबर ही पहली बार 13 जनवरी को छपती है। 8 जनवरी को उमर को कैसे मालूम हो सकता है? पिछले हफ्ते दी वायर में ही खबर छपी थी कि उमर खालिद ने आरोप लगाया है कि उनके परिचितों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उमर खालिद के खिलाफ आरोप लगाएं, बयान दें, नहीं तो UAPA लगा देंगे। 1 सितंबर को खालिद ने इस बारे में पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव को पत्र भी लिखा था। इसके बाद इस मसले पर 4 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। मुझे याद है 2 या 3 मार्च को बीजेपी IT सेल के जो चीफ हैं अमित मालविया, उन्होंने मेरा एक वीडियो, जो मैंने एक स्पीच दिया था अमरावती में, जो तकरीबन 17 से 18 मिनट की स्पीच है, उस वीडियो में से 30-40 सेकंड उठा के उन्होंने अब ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताना चाहा था कि मैं लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आएंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। वो 17 मिनट का स्पीच था। उन्होंने 30-40 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप वायरल किया और पूरे दिन उसको, उनकी जो सोशल मीडिया में IT सेल है उसने उसको वायरल करने की कोशिश करी। उनका ट्वीट करने के तकरीबन 1 घंटे बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर, सारे चैनलों ने डिबेट किया, लेकिन किसी ने वो 17 मिनट की पूरी स्पीच दिखाने की जरूरी नहीं समझा। अगर उसके वो 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद की बात करते तो वो हिंसा तो दूर की बात, बल्कि मेरा पूरा का पूरा भाषण इस बात की बात कर रहा था कि हम किसी हाल में कभी हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में हमारे सिर्फ 2 ही हथियार हैं जो गांधी जी ने हमको दिए थे, अहिंसा और सत्याग्रह।
मीडिया की खबरों के मुताबिक नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता, गुलफिशा फातिमा ने अपने बयानों में इनका जिक्र किया है। ये महीनों से जेल में हैं। इनके बयानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह बात भी आ रही है कि नताशा और दिवांगना ने बयान पर दस्तखत करने से इनकार किए हैं। देखिए रवीश, ऐसा है कि सारा जो मामला है वो ये कि दिल्ली में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आपको मालूम है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये बिल्कुल लग रहा है कि खास डायरेक्शन में जा रहा है, ये प्रेजुडिस्ड है, ये जो रियल एक्यूज्ड हैं उनको सजा नहीं देना चाहता। अब मुझे ये लगता है कि मेन ये जो अब कंट्रोवर्सी आई जिसमें सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव और प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम आ रहा है और प्रोफेसर जयंती घोष का, आइडिया ये है कि जब ये चार्जशीट जज के सामने जाए तो पहले ही दिन जज जो है डिस्चार्ज ना कर दे इन एक्यूज्ड को कि इनके खिलाफ कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है और इनका कन्विक्शन इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस केस को लंबा चलाने के लिए ये बात की जा रही है कि साहब वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऐसे आए हैं जिनसे इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट पता चलता है। आप सोचिए कि ये जो लोग हैं कौन लोग हैं? पिंजरा तोड़ के की लड़कियां हैं। इनके बारे में ये कहना कि इनको कोई बता देगा और ये उसके कहने पे काम करेंगी, तो इसका मतलब इनकी इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है उसको हम एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज नहीं करते, जैसा केरला हाई कोर्ट ने हादिया के केस में किया था। एक अडल्ट लड़की थी और उसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। आप समझ लें हमारे लॉ में जो स्टेटमेंट आप पुलिस को देते हैं वो एडमिसिबल नहीं है, जो पुलिस कस्टडी में देते हैं वो एडमिसिबल नहीं है जब तक वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट में ना हो, और वो स्टेटमेंट जिससे कोई डिस्कवरी हो उसमें वो हिस्सा जो डिस्कवरी से रिलेटेड है वो एडमिसिबल है। यानी आपने ये कहा कि मैंने खून करके चाकू फला जगह छुपा दिया, तो ये वाला हिस्सा कि मैंने खून किया ये एडमिसिबल नहीं है। ये एडमिसिबल है कि आपको मालूम है कि इस वारदात में जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो कहां छुपाया गया। अब जरा सा समझ लीजिए कि एविडेंस लॉ के 3 कंसेप्ट हैं। रेलिवेंट फैक्ट होता है जिसकी एविडेंस दी जा सकती है। एडमिसिबल फैक्ट वो है, ये एडमिसिबिलिटी लॉ पे बेस्ड है, रेलिवेंसी लॉजिक पे बेस्ड है। तो आपकी अक्सर ऐसी चीजें रेलिवेंट हो सकती है लेकिन आप उसकी एविडेंस नहीं ले सकते। अगर मैंने 100 बार चोरी की तो 101वीं चोरी में आप ये नहीं कह सकते कि ये 100 बार का चोर है, जब तक हम ये ना कहें कि साहब इन्होंने मैं जब तक ये ना कहूं कि साहब मैंने आज तक चोरी नहीं की, तब इसके जवाब में आप ये कहेंगे नहीं साहब ये पहले भी चोरी कर चुके हैं। फिर एविडेंशियरी वैल्यू होती है, यानी एविडेंस एडमिसिबल है लेकिन उसका क्या वेट होगा। जैसे एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कई एक्यूज्ड हैं तो एक मुजरिम दूसरे मुलजिम के बारे में बोले उसकी कोई खास एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। कन्फेशन जो है वो एविडेंस नहीं है, क्योंकि एविडेंस की डेफिनेशन सेक्शन 3 में ये है कि जो चीज कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिए जाए वो ओरल स्टेटमेंट है, वो ओरल एविडेंस है। जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं ये समझता हूं कि ये बात जो कही जा रही है कि साहब इन लोगों से ये कहा गया कि किसी भी एक्सट्रीम तक हम जाएंगे, उस एक्सट्रीम का मतलब क्या है? अरे भाई प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें आखिरी चीज क्या होती है? फास्ट अनटू डेथ। ये गांधी जी ने सिखाया। जो हमारी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का था उसमें गांधी जी ने कहा था डू और डाई, और उसमें यह नहीं था कि गो एंड किल। मैं ये समझता हूं वो लोग जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने पे अंग्रेजों से माफी मांग ली, वो प्रोटेस्ट की डायनामिक्स को सही से समझ नहीं सकते हैं। तो ये है एविडेंस और पुलिस के सामने दिए गए बयानों का कानूनी पहलू जो फैजान मुस्तफा बता रहे थे। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद पर गोली चलने की घटना हुई थी। 2016 में जेएनयू का मामला चला। आज तक यह मामला अंजाम पर नहीं पहुंचा। क्या उमर खालिद किसी भी मौके पर विरोध की आवाज दबाने के लिए एक उपलब्ध सामग्री का नाम हो चुका है? इसे पकड़कर जेल में बंद कर दो, कोई आरोप लगा दो। उमर खालिद की गिरफ्तारी से यह बिल्कुल साफ है कि सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो CAA के खिलाफ प्रदर्शनों में किसी न किसी प्रकार शामिल थे या उसका समर्थन कर रहे थे। सरकार की और सरकार की जांच एजेंसियों की कोई दिलचस्पी फरवरी में दिल्ली में जो हिंसा हुई
उसके पीछे का सच पता करने में नहीं है, बल्कि वो उसकी आड़ में उन तमाम लोगों को निशाना बना रहे हैं जो नागरिकता के नए कानून की आलोचना कर रहे थे और उसमें मुखर थे। उमर खालिद के ख़िलाफ़ पिछले 5 वर्षों से नफ़रत का माहौल बनाया गया है, ख़ासकर उनको निशाना बनाया गया और घृणा की वस्तु बना दिया गया है। यह जो नई गिरफ्तारी है ये उसकी अगली कड़ी है, जिसमें यह संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो निडर हो, जो सोचने वाला हो, जो तर्क कर सकता हो, जो सरकार की आलोचना कर सकता हो, जो मौत के चारों तरफ मंडराने के बावजूद सर उठा के खड़ा रह सकता हो, उसको बाहर नहीं रहने दिया जाएगा और आज़ाद नहीं रहने दिया जाएगा, ख़ासकर अगर उसका नाम उमर खालिद है। तो उमर खालिद की गिरफ्तारी को हमें अकेले भी नहीं देखना चाहिए, यह समझना चाहिए कि इसके पीछे शर्जील उस्मानी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, गुलफिशा फातिमा, देवांगना कलीता, सफूरा जागर, इशरत जहां, इन सब की गिरफ्तारियां हैं। इसका मतलब जितनी भी आज़ाद आवाज़ें हैं उनको यह सरकार ख़त्म करके जनता को विचार विहीन कर देना चाहती है। दिल्ली पुलिस की जो इस समय भूमिका है, मतलब जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तब और यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा था उस समय, फिर उसके बाद दंगों के दौरान और अब, आप उसकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी हाल में जो चर्चा हो रही है वह उन लोगों के बयानों के हवाले से, तथाकथित बयानों के हवाले से जो अप्रामाणिक हैं हो रही है, जो पुलिस हिरासत में कई महीनों से। एक तो उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, दूसरे उनके हवाले से उन लोगों का नाम लिया जा रहा है जो अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत लंबे अरसे से उन मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं जो संविधान के मूल्य हैं, बराबरी का, इंसाफ का, आज़ादी का और बंधुत्व का। वे अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसक आंदोलनों की बात करते हैं। अंबेडकर ने जो ये कहा था कि हम जो जनतंत्र का बिरवा लगा रहे हैं उसके लिए ज़मीन तोड़नी है, तो वो ज़मीन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग अपने आज तक के जीवन में फिल्म बनाने के ज़रिए या अपने अध्यापन के ज़रिए या लेखन के ज़रिए यही काम करते रहे और इसी वजह से वे CAA की आलोचना कर रहे थे, क्योंकि यह अंबेडकर और गांधी और जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने नागरिकता की जो परिभाषा दी उस नागरिकता को विकृत कर रहा है और उसे धार्मिक आधार पर विभेदकारी बना रहा है। तो चूंकि ये सारे लोग इस आलोचना के कार्य में लगे हुए थे और इसलिए इन प्रदर्शनों में शामिल थे, इसलिए इन तमाम लोगों को सरकार निशाना बना रही है जांच के नाम पर। तो ये बात बिल्कुल साफ है। जो हाल में चर्चा हो रही है और ये बतलाया जा रहा है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, तो जो सरकार है या उसकी एजेंसी है वो ये कह रही है कि हमारी कोई दिलचस्पी फरवरी की हिंसा के पीछे कौन लोग थे उनको पकड़ने में नहीं है, बल्कि हम उन तमाम लोगों को किसी न किसी बहाने हम या तो खामोश कर देंगे या जेल में भर देंगे जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं और जो समानता के नाम पर और संविधान के नाम पर काम कर रहे हैं। इसी तरह बेंगलुरु में एक लड़की के भाषण की चर्चा हुई थी। 19 साल की अमूल्या लियोना के घर तक पर हिंसा हुई। करीब 4 महीने तक उसे जेल में रखा गया। टीवी की बहस में उसके बारे में क्या क्या ना कहा गया और पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं कर सकी। 110 दिन बाद चार्जशीट ना होने की वजह से कोर्ट ने उसे रिहा किया। क्या किसी को अफसोस हुआ? उसे किसके भरोसे इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ा गया? जो लोग नाइंसाफी कर रहे थे उनका तो कुछ भी नहीं हुआ। इनके सारे बयान वीडियो पर उपलब्ध हैं और उसमें से साफ देखा जा सकता है कि ये दंगा भड़काने की बात करने के बजाय बल्कि कि हर काम इस तरह से कर रहे थे, हर बयान इस तरह से दे रहे थे कि कोई हिंसा या दंगे नहीं होने चाहिए। और उधर जो लोग दंगा भड़काने के जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इस तरह के लोग, उन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR भी नहीं किया है, कोई पूछताछ, कोई कुछ नहीं किया है। जितने भी लोग एंटी CAA प्रोटेस्ट जो कि बिल्कुल पीसफुली संवैधानिक तरीके से हो रहे थे, उसमें जो लोग शरीक हुए या उसको मदद करने की जिन लोगों ने कोशिश करी,
उन सबको दिल्ली पुलिस बुला बुला के पूछताछ कर रही है, अरेस्ट करती जा रही है, चार्जशीट करती जा रही है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये दंगों की जो जांच हो रही है, ये दंगों की जांच नहीं है या साजिश की जांच नहीं है, बल्कि जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस की साजिश है कि जो लोग बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून के खिलाफ, या जो लोग उन प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे थे, उनको टारगेट किया जाए। ये वो कोशिश है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनका मुंह बंद किया जाए। कई संगठनों ने उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा है कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने भी उमर खालिद की गिरफ्तारी का विरोध किया है और एक लंबा बयान जारी किया है। बयान जारी करने वालों में रवि किरण जैन हैं, वी सुरेश हैं, मिहिर देसाई हैं, एनडी पंचोली हैं, सतीश देशपांडे हैं, फराह नकवी हैं, विराज पटनायक हैं, नंदिनी सुंदर हैं, आकार पटेल, हर्षमंदर, अपूर्वानंद, मेरी जॉन हैं। ये सभी लोग सार्वजनिक मंचों पर लिखते बोलते रहे हैं, सरकार और समाज से भी सवाल करते रहे हैं। दिल्ली का दंगा किसी भी समाज के लिए शर्मनाक था। हमेशा सुरक्षा व्यवस्था से चाक चौबंद रहने वाली दिल्ली पुलिस की क्षमता पर भी सवाल उठा था। इस हिंसा में एक डीसीपी की जान जाते जाते बची थी। भीड़ पागल हो गई थी। क्या हम कभी जान पाएंगे कि हथियारों को लेकर बेलगाम दौड़ रहे वो लोग कौन थे, किसके इशारे पर आए थे, कहां से लाए गए थे, या उनकी जगह किसी और का नाम वर्षों चलता रहेगा? भारत के चर्चित पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को पत्र लिखा है और अपील की है कि दिल्ली दंगों के मामले में निष्पक्ष जांच करें। कृपया दिल्ली में आपके नेतृत्व में जो हो रहा है उसे फिर से देखें कि पुलिस सेवा में आने से पहले आपने जो शपथ ली थी उसके अनुसार सही हो रहा है या नहीं। यह लिखा है रिबेरो ने। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से जवाब देते हुए बयान में कहा है कि कई प्रकार के समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के केस में जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। कुछ ने चार्जशीट से चंद लाइनें लेकर संदर्भ काटकर पेश किया है ताकि विवाद हो सके और जांच पर संदेह पैदा हो। उनका दावा सही नहीं है। यहां कहना उचित होगा कि जांच का काम पुलिस का है। पुलिस कोर्ट में उसे पेश करती है, अदालत संज्ञान लेती है। जो सवाल उठा रहे हैं वो उचित समय पर कानून का सहारा ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस इस मोड़ पर उन्हें जवाब देना उचित और जरूरी नहीं समझती है क्योंकि इस वक्त मामला न्यायालय के अधीन है। सवाल है कि कफील खान पर भी जो एनएसए लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें भी लगाने वाले का कुछ नहीं हुआ, मगर कफील खान को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। अदालत ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए लगाने के फैसले को गैर कानूनी बताया था, इल्लीगल। इस संदर्भ में देखिए तो सवाल लाजमी हो जाता है क्योंकि जो हुआ कफील खान का हुआ। उन पर अवैध रूप से एनएसए लगाने वालों पर 5 रुपए का फाइन तक नहीं लगा। लोकतांत्रिक जीवन बगैर धरना प्रदर्शन के पूरा नहीं हो सकता है। जो लोग अपने जीवन में धरना प्रदर्शन से दूर रहते हैं वो लोकतंत्र से दूर रहते हैं। स्वामी अग्निवेश हमेशा इन प्रदर्शनों के बीच रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर रहा करते थे। जो कोई बुला लेता था अपने प्रदर्शन में भाषण दे आते थे। लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े अनगिनत विषयों पर टीवी स्टूडियो में बुलाए गए और अनगिनत जगहों पर जाकर भाषण दिया। बिग बॉस में भी चले गए। उन्होंने अपनी भागीदारी से कई तरह के अंतर्विरोध की नई रेखाएं भी खींच दी, मगर विरोध का काम जारी रखा। तभी तो दिल्ली से बहुत दूर झारखंड के पाकुड़ में वे आदिवासी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं और उन पर हमला होता है। उनकी पगड़ी उछाल दी जाती है। इतना मारा गया कि अग्निवेश को गहरी चोट पहुंचती है। इस साल 17 जुलाई को उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा क्योंकि 17 जुलाई 2018 को ही उन पर हमला हुआ था।
आरोपी आनंद तिवारी, पिंटू मंडल, अशोक प्रसाद, शिव कुमार साहा, प्रसन्न मिश्रा, बादल मंडल सहित कई लोगों के नाम एफआईआर में आए थे। एक पूर्व शिक्षा मंत्री, प्राध्यापक और सन्यासी को इस तरह से मारा जाता है और ऐसे मामले में भी 2 साल बीत जाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इंसाफ नहीं मिलता है। हेमंत सोरेन को लिखे अपने पत्र में स्वामी अग्निवेश ने लिखा है कि वे 2 साल से अपने लीवर का इलाज करा रहे हैं। पाकुड़ के हमले में चोट के कारण लीवर खराब हो गया। अग्निवेश ने अपने पत्र में लिखा है कि मुझ जैसे देश के सच्चे सिपाही की इस दयनीय व मार्मिक हालत के जिम्मेदार आपराधिक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संविधान की मूल भावना पराजित होगी और यह आपकी सरकार के लिए ऐतिहासिक कलंक होगा। क्या हेमंत सोरेन सुन रहे हैं? अग्निवेश को इंसाफ नहीं मिला। विपक्ष में रहते हुए हेमंत सोरेन ने उन पर हुए हमले को लेकर विधानसभा में सवाल किया था। बाबूलाल मरांडी जो अब बीजेपी में हैं, उन्होंने भी निंदा की थी। 18 जुलाई 2018 को रांची में सारा विपक्ष एकजुट होकर इस हमले की निंदा कर रहा था। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी थे, लेकिन अब विपक्ष की सरकार होने के बाद भी उस हिंसा को आराम से भुला दिया गया। सतत प्रदर्शनों में शामिल होकर विरोध परंपरा को जीवित रखने वाले अग्निवेश अपने ऊपर हमला करने वालों को सजा नहीं दिला सके। हेमंत सोरेन भूल गए। मुझे नहीं मालूम कि उनकी मौत की खबर सुनकर हमलावरों ने क्या सोचा होगा। क्या वे खुश हुए होंगे कि अब यह केस खत्म हो गया, ये आदमी मर गया। 21 सितंबर 1939 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पैदा हुए थे। 4 साल की उम्र में पिता गुजर गए तो छत्तीसगढ़ में मामा के यहां पले बढ़े। कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज में मैनेजमेंट के लेक्चरर बने। वकालत की डिग्री ली तो प्रैक्टिस भी की। सब्यसाची मुखर्जी के जूनियर के तौर पर रहे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। छात्र जीवन से ही धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों से लड़ने की आर्य समाज की परंपरा के वाहक बन गए। कोलकाता से हरियाणा आकर विधायक बन गए और शिक्षा मंत्री। फरीदाबाद में पुलिस की गोली से 10 मजदूर मारे गए थे। उसके विरोध में इस्तीफा देकर आजीवन आंदोलनरत हो गए। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए काम किया जिसकी सभी ने सराहना की। अदालत से लेकर संसद तक को बंधुआ मजदूरी के प्रति संवेदनशील होना पड़ा। कई सकारात्मक फैसले आए, कानून बने। दिल्ली में किसी भी मुद्दे पर आंदोलन होता था, अग्निवेश दिख जाते थे। दिल्ली ही नहीं, असम में चल रहे छात्र आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंच गए तो बिहार जाकर जेपी आंदोलन में काम करने लगे। भारतीय किसान यूनियन के संघर्ष में साथी हो गए और नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी। बल्कि इसी का अध्ययन होना चाहिए कि अग्निवेश जैसे लोग एक जीवन में कितने शहरों और कितने प्रदर्शनों में जाकर जनता की तरफ से खड़े हो जाते हैं। बहुत से ऐसे प्रदर्शन होते थे जिनमें कई लोग जाने से कतराते थे। आज भी हैं बहुत सारे ऐसे लोग। अग्निवेश चले जाते थे। 1987 में सती प्रथा के विरोध में दिल्ली से देवराला तक पदयात्रा कर दी। पदयात्रा बीच में रोक दी गई, जेल चले गए। लेकिन उन्होंने समाज में सती प्रथा को लेकर बहस पैदा कर दी। संसद में कानून पास हुआ। इसके बाद से वे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान में जुट गए। इस तरह से कई अभियान, कई मुद्दे, कई प्रदर्शन। अग्निवेश को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, मगर जो सतत आलोचक होता है वो अपने प्रति आलोचना को भी उसी तरह स्वीकार करता हुआ चलता है। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले सन्यासी थे। धर्म के नाम पर संकीर्णता और हिंसा को मिटाना चाहते थे। एक टीवी शो भी एंकर किया मंथन नाम से, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोगों से संवाद करते थे। स्वामी जी ने हमें धर्म का मर्म समझाया कि एक सच्चे सन्यासी के लिए जगह गुफा में, पहाड़ में, जंगल में, किसी मंदिर या मठ में नहीं है। उसकी जगह समाज के बीच में है, समाज की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष में है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में है। इसलिए स्वामी अग्निवेश इस देश के हर जन आंदोलन के मित्र थे। चाहे बंधुआ मुक्ति का संघर्ष हो, चाहे जल जंगल जमीन का संघर्ष हो, चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष हो, स्वामी जी हमेशा खड़े थे। सर्वधर्म समभाव, जो कि इस देश का बस नारा ही बन के रह गया है, स्वामी जी उसे जीते थे। भगवा वस्त्र, हर किसी की पीड़ा के साथ खड़े हुए, हर किसी चाहे जो भी धर्म हो, उन सब के साथ इंसाफ और न्याय की मांग करते हुए स्वामी जी ने इस देश के जन आंदोलनों को जिंदा रखने में जो भूमिका अदा की,
उसके लिए देश के सब जन आंदोलन उन्हें याद रखेंगे। वो हर समय आखिरी तक, चाहे वो गरीब बस्तियों के वंचितों का आंदोलन हो, घर बचाओ घर बनाओ या नर्मदा बचाने के लिए, और वो एक सर्वधर्म समभावी थे, केवल आर्य समाजी नहीं थे। उन्होंने धर्म जागरण किया सही अर्थ से, क्योंकि उनका सर्व धर्मों का अभ्यास था। आदिवासियों के लिए भी वो हर बार चिंतित रहे और गुजरात दंगों के बाद वो वहाँ भी पहुँचे। वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी आवाज़ उठाते रहे हम सब की तरफ से, और उनका हस्तक्षेप हरदम प्रभावी रहा। स्वामी अग्निवेश जी समाज कारण से राजकारण राजनीति जोड़ना चाहते थे। दलीय राजनीति में वो सफल नहीं हुए, लेकिन वो कभी हारे नहीं। बंधुआ मुक्ति से लेकर किसान मुक्ति तक उनकी प्रेरणा और उनका स्पष्ट वक्तव्य होना बहुत ही अहम रहता था। आज जंतर मंतर पे कोई भी आंदोलन चलेगा तो स्वामी अग्निवेश जी की कमी महसूस होगी। सूचना के अधिकार में वो 1996 में ब्यावर में जो पहला धरना हुआ उसमें आए। शराबबंदी जहाँ महिलाएं रोकने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पहुँचते थे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में वो हर पक्ष के साथ बातचीत करके एक अभिव्यक्ति के अधिकार के एक बहुत बड़े रक्षक थे। उनका प्रयास हमेशा रहता था। उनका एक मूल दफ्तर जंतर मंतर के पीछे था, और हमारे कितने ही आंदोलन उस दफ्तर में जाते थे जैसे अपना ही दफ्तर हो। और जंतर मंतर की जान में स्वामी अग्निवेश जी का बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक बहुत अभिन्न हिस्सा था। जैसे हम लोगों ने कई बार कहा कि गुरुद्वारा हर आंदोलन को आके मदद करता था, वैसे स्वामी अग्निवेश जी का दफ्तर हर आंदोलन के लिए खुला था। जब भी स्वामी जी सामने आते थे तो दिखता था कि शांति से, लेकिन अपने पूरी निष्ठा के साथ अपनी बात रखें, ताकि सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति की आवाज उठे। और उस आवाज को बुलंद करने के लिए स्वामी जी हमेशा खड़े थे। और इसीलिए प्रोटेस्ट, अभिव्यक्ति का अधिकार और बहुत क्रिएटिव प्रोटेस्ट के स्वामी जी बहुत बड़े हमारे देश के एक स्तंभ थे। उनका जाना हम सब लोगों के लिए एक लॉस है, लेकिन उनकी बातों को आगे ले जाएंगे। एक साधु जिसने अपने प्रोडक्ट का मार्केट नहीं बनाया, एक ऐसा साधु जिसने धर्म का आडंबर खड़ा नहीं किया, बल्कि उसे सहज और प्रेम योग बनाता रहा। उसका सन्यास कारोबार फैलाने का सन्यास नहीं था, सन्यास था संवाद और लोकतंत्र के विस्तार का। मध्य प्रदेश में एक घोटाले की खबर आ रही है। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि किस तरह एक नेक्सस काम करता है और किसानों के कल्याण का पैसा कंपनियों को ट्रांसफर किया जाता है और उसके बदले में घटिया उपकरण किसानों को दिए जाते हैं। नमामि देवी नर्मदे योजना के तहत करोड़ों पेड़ लगाने का दावा किया जाता है, गिनीज बुक में दर्ज होने का ऐलान होता है, मगर वो पेड़ बहुत सारे कागज पर रह जाते हैं। ये घोटाला क्या है, किस तरह से ऑपरेट करता है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग भोपाल दफ्तर में मौजूद ये पावर टिलर। वहीं छतरपुर जिले में हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी ने तस्वीर भेजी कि वहां किसानों को बांटा गया पावर टिलर के नाम पर यह खिलौना। इस छोटे से पावर टिलर ने मध्य प्रदेश में करोड़ों के उद्यानिकी घोटाले की परतें खोली हैं। मध्य प्रदेश में जो उद्यानिकी विभाग में घोटाला हुआ है उसके केंद्र में है ये पावर टिलर। कहते हैं कि ये छोटा सा पावर टिलर बड़े ट्रैक्टर का विकल्प है, जिससे खेती के बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन इसी के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ये अमूमन 2 से 3 लाख का आता है, लेकिन इसके नाम पर किसानों को पकड़ा दिए गए हैं 20-25 हज़ार के वीडर, वो भी चीन के बने हुए। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग में 100 करोड़ रुपए की यंत्रीकरण योजना में पावर टिलर खरीदने में प्रारंभिक जांच में ही आर्थिक अनियमितता की पुष्टि हो चुकी है। किसानों को केंद्र से अनुदान देने के नाम पर इस मशीन की जगह सस्ते और घटिया चीन के बने उपकरण बांटकर फर्जी कागज पर बनी कंपनियों ने करोड़ों कमाए और इसमें मदद की किसानों का हक छीनने वाले उद्यानिकी विभाग के अफसरों ने। दरअसल उद्यानिकी विभाग की इन मशीनों में बड़े घोटाले हुए। केंद्र की इस योजना में नियमों के मुताबिक हितग्राही के खाते में सीधे 50% रकम जाती है, यानी डीबीटी,
नियम था किसान का पंजीयन, सत्यापन, स्वीकृति आदेश के बाद किसान बाजार से यंत्र खरीदे, अधिकारी जाकर सत्यापन करें, फिर बिल जनरेट होकर किसान को अनुदान का पैसा जाता था। लेकिन आरोप है कि किसानों के खातों में राशि भेजने की जगह कंपनियों को भुगतान करवा दिया गया। आरोप है कि उपकरणों को दोगुने से ज़्यादा दामों में खरीदा गया, किसानों की जगह सीधे कंपनियों को भुगतान किया गया। पहले योजना में ट्रैक्टर विद रोटावेटर दिए जाते थे जिनका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन 2019-20 में पावर टिलर और पावर वीडर दिए गए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यही नहीं, एमपी एग्रो ने जिन कंपनियों से पावर टिलर खरीदे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक साल 2019-20 में अफसरों ने किसानों को 1.5 लाख रुपए कीमत के पावर टिलर की जगह 21 से 52 हज़ार रुपये के सस्ते पावर वीडर और पावर स्प्रेयर बांटे। ये सारे कृषि यंत्र मेड इन चाइना हैं। दरअसल सारा विवाद इस दफ्तर यानी एमपी एग्रो से शुरू हुआ। डीबीटी खत्म करके एमपी एग्रो से खरीदी शुरू हुई। आरोप लगे कि सप्लायर एमपी एग्रो में रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने ऐसे आदेश निकाले गए कि कंपनी के खाते में अनुदान की राशि जा सकती है। काम को भी ऑफलाइन करने के आदेश दे दिए गए ताकि घटिया काम, भ्रष्टाचार नज़रों से बचे रहें। जाहिर सी बात है, घटिया मशीन है सो किसानों के किसी काम की नहीं। मोटी की ज़मीन है, वो काम नहीं करती। फिर क्या है? फिर क्या दिक्कत जाती है इसमें? दिक्कत अब क्या है, रखी रहेगी, कोई काम मशीन में क्या क्या दिया? मशीन में ट्रैक्टर में दिया, उसका थोड़ी रोटावेटर दिया और कल्टीवेटर नहीं दिया गया। खुद उद्यानिकी विभाग के अफसर कह रहे हैं जो सामग्री दी गई वो टिलर का विकल्प नहीं। 85,000 जो है किसान को सब्सिडी देने का है मॉडल वाइज। एक घोटाला आपके विभाग में सामने आया है, तो उसमें जो वीडर दिए गए हैं कई जगहों पर, तो क्या वो इसका विकल्प हो सकते हैं? क्या उनसे वो काम हो सकता है जो इस पावर टिलर से हो जाता है? नहीं सर, अब वीडर तो अलग चीज़ है। वीडर होता है गुड़ाई, निदाई गुड़ाई के लिए उपयोग किया जाने वाला वीडर होता है, जो सोयाबीन वीडर, पैडी में कोनो वीडर या गुड़ाई के जो यंत्र होते हैं वो वीडर कहलाते हैं, वो अलग चीज़ है। ये पावर टिलर एक मिनी ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर है और ये कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। ये छोटा पावर टिलर जो राज्य में कुल 1647 किसानों को बांटा गया, मध्य प्रदेश में उसने पावर गैलरी को हिला दिया। कांग्रेस 2017 से शिवराज सरकार के वक्त की भी जांच कराने की मांग कर रही है। एनडीटीवी के पास इस जांच दल के 11 पन्नों की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो परत दर परत इस घोटाले की पोल खोलती है। एनडीटीवी के पास केंद्र की भी वो रिपोर्ट है जो बताती है कि चीन के ये उपकरण बेहद ही घटिया क्वालिटी के हैं। कितना राशि का दुरुपयोग किया गया, क्या किया गया, ये सारी बारीकी से तथ्य उस रिपोर्ट में होंगे और इसके लिए दोषी कौन है इसको हम परीक्षण करके फिर आपके सामने विस्तार से बताएंगे और अमुक जो भी कार्रवाई होगी उसमें पहले आपको जानकारी देंगे। 3 करोड़ रुपए के पावर टिलर खरीदने वाला मंदसौर अकेला जिला नहीं है। जांच समिति ने जब टीकमगढ़, बुरहानपुर, होशंगाबाद और देवास जिलों में बांटे गए यंत्रों को देखा तो पता चला वो पावर टिलर नहीं थे। सभी मशीनों में इंजन नंबर एक ही लिखा है, जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम नहीं लिखा था। मशीन से संबंधित मापदंड खुदे नहीं बल्कि स्टिकर से चिपकाए हुए थे। सूत्रों के मुताबिक जिस डीलर ने ये यंत्र दिए दरअसल वो कनाडा का नागरिक है। पहले उसने गुजरात में कारोबार किया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, लेकिन वहाँ भी न उसके पास कोई रजिस्टर्ड दफ्तर था न कोई पंजीयन नंबर। बावजूद इसके उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके इस योजना का लगभग 95% काम उसकी ही 3 कंपनियों को दे दिया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने जिस कंपनी, मॉडल और मापदंडों की बात कही उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। जिस कंपनी का नियम है कि आपके हार्टिकल्चर में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भारत सरकार की सूची में होना चाहिए कंपनियां, और फिर वो उनकी टेस्टिंग होती, कमेटी होती है और उनसे खरीदी जाए और किसान को छूट देना चाहिए वो कि ये 40, 50, 100, 200, 500 कंपनियां इनमें से लिस्टेड में से किसी से खरीदें और उस पर सब्सिडी भारत सरकार 50% देगी। उनके सुनिए, इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार की सूची में कंपनी नहीं, यहाँ के उद्यानिकी विभाग की सूची में कंपनी नहीं, मध्य प्रदेश शासन की, उसको पावर टिलर देना था, उसकी जगह पावर टिलर दे दिया और वो भी सीधे कंपनियों के नाम ही नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं, और वो लोकायुक्त में जांच चल रही है, अब जेल जाएंगे। शिवराज सरकार के मंत्री पूर्व कमलनाथ सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पूर्व उद्यानिकी मंत्री सचिन यादव वो नोटशीट लेकर बैठे हैं जिसमें पिछले साल 23 अक्टूबर को ही मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की शासन रहा था, उस शासन में बहुत सारे घोटाले और गड़बड़ियाँ जो है सामने देखने को मिली थी और हम लोग धीरे धीरे जो है उन सभी घोटालों की तह में हम लोग जा रहे थे और
निश्चित रूप से समय रहते जो है हम उन सभी की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का काम किया और हम किसी भी नतीजे तक जो है नहीं पहुंचे। इस उद्यानिकी विभाग ने एक और बड़ा कारनामा किया, वो भी शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि देवी नर्मदे योजना में। जबलपुर से हमारे साथी संजीव चौधरी ने तस्वीरें भेजी। ऐसी दुकान जो सालों से खुली ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बीच बनी इस नर्सरी से करोड़ों रुपए के पौधे कागजों पर खरीद लिए गए। रिपोर्ट बताती है कि अकेले जबलपुर में करीब 2.5 लाख पौधे नर्सरी से लिए ही नहीं गए, इसके एवज में 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। हमारे कृषि मंत्री ने उद्यानिकी विभाग के घोटाले को पकड़ा, इसको संज्ञान में लिया, अधिकारियों के संदर्भ में चिट्ठियां लिखी, जांच के निर्देश दिए। ये सरकार सिर्फ 10 महीने की जांच कराना चाहती है, 10 साल की नहीं कराना चाहती। क्यों? इसलिए कि गुजरात का व्यापारी इसमें संलग्न है, गुजरात की एक फर्म इसमें संलग्न है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार हो तो 10 साल की उद्यानिकी विभाग की जांच कराओ। नमामि देवी नर्मदे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना थी। जो यंत्रीकरण है वो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसी योजनाएं जब भ्रष्टाचार से सींची जा रही हैं तो क्या कह सकते हैं। और ये मत समझिएगा कि इसमें सिर्फ एक पार्टी की संलिप्तता है, दरअसल ऐसे घोटाले सर्वदलीय होते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।